नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। क्योंकि घर में हैं आप लोग। क्या किया बेटा इतने दिनों में आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने तो खेला होगा, दूरदर्शन देखा होगा, और दूरदर्शन पर तो बहुत सारे पौराणिक मालिकाएं लगी हुई है जिससे आप बहुत सारी जानकारियां मिलती है आप लोगों को। जैसे कि महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, चाणक्य, इन सभी मालिकाओं में से आपको इतनी सारी जानकारियां मिली होगी। पढ़े भी नहीं होंगे इतने, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है। हमें लगता भी नहीं कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है या फिर बाहर क्या चल रहा है। इन सभी बातों को भूलने के लिए इस तरह की मालिकाएं उन्होंने लगाई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सप्ताह में एक भी दिन छुट्टी होती है तो कोई घर में नहीं रहते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा समय है कि 3 महीने से हम लोग घर पर है। बड़े तो रह सकते हैं, किंतु आप लोग घर पर है और इस तरह का माहौल या फिर परिस्थितियां आज हमारे सामने आई है। इस महामारी को मारने के लिए जो आप लोग घर में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। आज आपका हिंदी का पीरियड है ना बच्चों। अब आपको लगता होगा कि आज क्या पढ़ाएंगे टीचर, है ना। लेकिन आज हमें पढ़ना नहीं है, मुझे तो आप लोगों से बातें करना है। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं ना। आज आप लोग भी मिस करते होंगे ना आपके टीचर को, आपके मित्रों को, या फिर छुट्टियों के दिनों में जो कुछ भी आप लोग एक दूसरों के घर पर जाकर खेलते थे, एक दूसरों से मिलते थे, इन सभी बातों को आप लोगों ने बहुत मिस किया होगा, है ना बच्चों। लेकिन आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चों। आज मैं आपको ऐसे ही बातें करूंगी। आपको मैं यहाँ पर सुविचार बताऊंगी। पहले तो सुविचार है समय और शब्द। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। देखो बच्चों, इस सुविचार का अर्थ होता है, ये जो बहुत बड़ा समय मिला है, इस समय को आप व्यर्थ न गंवाकर इसी में आप कुछ न कुछ सीखो। हर एक में एक एक कला बसी हुई है, उस कला को बाहर निकालो और वह सीखने की कोशिश करो। बच्चों, अब हम थोड़ा देखते हैं कि यह भाषा क्या है। आप लोग रोज अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों से बात करते हो, और बात इसलिए करते हो कि अपने मन में जो भी है उसे दूसरों तक पहुंचा सको और बता सको। अपने मन की बात बताने का एक और तरीका यह है कि तुम कभी कभी लिखकर भी बता सकते हो या फिर बोलकर भी। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। आप लोग जानते हैं कि मौखिक यानी जब अपने मन की बात मुख से बोलकर बताई जाती है, और वही भाषा लिखकर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसी तरह से विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई गुजरात से। सबकी अपनी अपनी अलग भाषा होती है। अभी पंजाब लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, और महाराष्ट्रियन लोग मराठी बोलते हैं, कर्नाटक लोग कन्नड़ बोलते हैं। तो इसी प्रकार विदेशों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे रूसी, जर्मन, अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। इस तरह से हमने देखा है कि अभी विभिन्न प्रदेशों में
किस तरह से अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं और भाषा यानी क्या है और किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, इन सभी बातों को अभी हमने देखा है। अब हम आगे देखते हैं कि लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन, संस्कृत देवनागरी लिपि है और उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो इस तरह से हमने देखा है कि अभी कौन सी भाषा की लिपि क्या है। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना यानी उस भाषा में शुद्ध रूप दिखना चाहिए। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। शुद्ध वाक्य कौन से है और अशुद्ध वाक्य कौन से है, इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है। शुद्धता की ओर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को ही हम बच्चों अब हम अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य ये दोनों वाक्यों को देखेंगे। तो पहला वाक्य है, देखो बाहर कुछ खड़ा है। यह अशुद्ध वाक्य है। बाहर कुछ खड़ा है यानी कुछ नहीं। यहाँ पर क्या चाहिए? अभी देखो बाहर कोई खड़ा है, यह सही वाक्य है, यह शुद्ध वाक्य है। बाहर कुछ खड़ा नहीं होता है, वह कोई वस्तु नहीं है खड़ा होने के लिए, यह व्यक्ति है। कोई भी हो वह व्यक्ति खड़ा होता है, इसीलिए यह वाक्य शुद्ध है। देखो बाहर कोई खड़ा है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखेंगे, मेरी दाल में कोई गिर गया है। यह सही है क्या बच्चों वाक्य? नहीं। अभी मेरी दाल में कुछ गिरा है। कुछ गिर सकता है दाल में, कोई गिर नहीं सकता है। इसलिए कोई गिर गया है यह अशुद्ध वाक्य हो गया है और कुछ गिर गया है यह शुद्ध वाक्य। इसी तरह से अभी मैंने तुमका काम कर दिया है। मैंने तुमका काम यानी तुमका काम, यह सही लगता है क्या हमें? नहीं। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, यह शुद्ध वाक्य है। तुमका तुम्हारा, इसमें बहुत अंतर है, तो इसे समझकर हमें वाक्यों को लिखना है। उसी तरह से दादी जी को दूध दी है। देखो दादी जी को दूध दी है नहीं, दादी जी को दूध दिया है। देना है यहाँ पर, दी यानी एक ही अक्षर है, उससे कुछ अस्पष्ट है, इसीलिए दूध दिया गया है या फिर दादी जी को दूध दिया है। इस तरह से दूसरा वाक्य है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। देखो बादल आसमान पर नहीं छाए होते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह से यह वाक्य शुद्ध बनता है। मेरे को सब्जी नहीं खाना, यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है बच्चों। मेरे को नहीं, मुझे सब्जी नहीं खानी, यह शुद्ध वाक्य है। दूसरा देखो अभी, बच्चा सीढ़ी पर से गिर गई। बच्चा सीढ़ी से गिर गया। बच्चा सीढ़ी पर से गिर गई, यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर बच्ची होती तो
सीढ़ी पर से गिर गई, ऐसे आता था। अब यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य है बच्चा सीढ़ी से गिर गया। यह पुल्लिंग होने के कारण यह वाक्य गिर गया आता है, गिर गई नहीं। इसी तरह से खरगोश घास में छिपी थी, और शुद्ध वाक्य है खरगोश घास में छिपा था। खरगोश घास में छिपी थी नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि यह अशुद्ध वाक्य है। खरगोश घास में छिपा था। कल मेरे मामा जी आई थी। यह अशुद्ध वाक्य है। कल मेरे मामा जी आए थे। यह शुद्ध वाक्य है। आए थे और आई थी दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर लिंगों का लिंग को समझना है। मामा का स्त्रीलिंग होता है मामी, तो यहाँ पर मामा जी आई थी यह अशुद्ध हो गया, और शुद्ध कल मेरे मामा जी आए थे। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखेंगे। मेरे परीक्षा समाप्त हो गई है। मेरे परीक्षा समाप्त हो गए हैं। मेरे नहीं हो सकता यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। इस तरह से हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस तरह से बना सकते हैं, और छोटे छोटे शब्दों से ही बहुत सारा अंतर हम यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध वाक्य ही लिखे। मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी कला है तो उसे प्रोत्साहन देकर इस समय का सदुपयोग करें। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। एक गांव में एक पेंटर रहता था। वह बहुत गरीब था और बहुत ही ईमानदारी से वह काम करता था। वह घर घर जाकर पेंट करता था। दिन भर काम करने के बाद उसे 2 वक्त की रोटी मिलती थी, और वह बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। पूरा दिन काम करने के बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पा सकता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे बड़ा काम मिले, जिससे उसकी कमाई बड़ी हो, बहुत अच्छी हो। छोटे छोटे काम भी बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन पेंटर को गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा कि मेरा एक छोटा सा काम है, क्या तुम करोगे? पेंटर ने कहा, हाँ बताइए जमींदार जी, मैं करूँगा। जमींदार ने कहा कि मेरा ये काम बहुत ज़रूरी है। फिर पेंटर ने कहा, जी हुजूर, ये तो मेरा काम है, मैं ज़रूर करूँगा, बताइए तो सही। फिर जमींदार ने कहा, मेरे पास एक नाव है, मुझे उसे बहुत अच्छी तरह से पेंट करवाना है, क्या तुम मेरी नाव पेंट कर दोगे? फिर पेंटर ने कहा, जी हुजूर, ये तो मेरा काम है, मैं ज़रूर करूँगा। जमींदार ने और एक कहा कि मुझे ये नाव आज ही पेंट करके चाहिए। फिर पेंटर ने कहा, हाँ हुजूर, आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम मिलने के बाद पेंटर बहुत खुश हुआ। जमींदार ने कहा, सब ठीक है, लेकिन इसका दाम क्या लोगे? पेंटर ने कहा, मैं इसका दाम 2000 रुपये ले लूँगा, बाकी जो आपको पसंद है वो दे देना। जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरा काम अच्छा होना चाहिए। उसने कहा, जी हुजूर, जरूर, आप चिंता न करें, आपका काम बढ़िया ही होगा, ऐसे पेंटर ने कहा। फिर जमींदार ने नाव दिखाने के लिए नदी के किनारे लेकर जाता है। नाव देखने के बाद पेंटर जमींदार से थोड़ा समय मांगकर वह पेंट और ब्रश लाने के लिए चला जाता है। पेंटर जैसे ही सामान लेकर आता है, काम के लिए तैयार होता है और पेंट करना शुरू कर देता है। जब पेंटर नाव रंग रहा था तो उसको नाव में एक छेद दिखाई देता है। पेंटर फिर मन में सोचता है कि
अगर मैं ऐसे ही पेंट करूँगा तो ये नाव नदी में डूब जाएगी। फिर उसने सोचा पहले मैं इस छेद को ही भर देता हूँ, उसके बाद रंग का काम करता हूँ। ऐसा कहकर वह छेद को भर देता है, नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो चुका है, अब चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आपने तो बढ़िया काम किया है। और पेंटर से कहता है कि सुबह आकर मेहनताना लेकर जाना। फिर पेंटर बोलता है कि जी हुजूर। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले बच्चों, अब हम थोड़ा देखते हैं कि यह परिवार भाषा वाले क्या है। उसी नाव में बैठकर आप लोग रोज घूमने के लिए अपने माता पिता, जाते हैं। भाई उसी बहन दिन और शाम को रामू यानी जमींदार का नौकर छुट्टी से वापस जमींदार के पास आता है और परिवार वाले न दिखने पर परिवार वालों के बारे में पूछने लगता है। जमींदार उसे सारी बात बता देता है और यह सब सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार ने पूछा, क्या बात है रामू, तुम क्यों इतना परेशान हो? फिर रामू कहता है, उस नाव में एक बड़ा छेद हुआ था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित होता है। तभी उसके परिवार वाले पूरे दिन मौज मस्ती करके वापस घर आते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार उस पेंटर को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, ये लो अपना मेहनताना, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे गिनता है और गिनने के बाद परेशान होता है क्योंकि उसमें 2000 के बजाय 5000 रुपये थे। फिर वह जमींदार से कहता है कि हुजूर, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, अपना तो 2000 रुपये ही तय हुआ था, लेकिन यह तो 5000 रुपये है। पेंटर कहता है कि जमींदार जी, अपना तो 2000 ही तय हुआ था, फिर आपने मुझे इतना पैसा क्यों दिया? यह कहकर पेंटर 2000 ही रखता है और बाकी के पैसे जमींदार को लौटाता है और कहने लगता है कि हुजूर, आप मुझे गलती से बहुत पैसे दिए हैं। फिर जमींदार पेंटर से कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, ये मैंने गलती से नहीं दिया है। जमींदार कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, उस नाव का छेद तुमने भर दिया है जिससे मेरा परिवार सुरक्षित है, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। जमींदार कहता है कि ये तो आपने खुद की समझ से बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि मैंने आपको नहीं कहा था, सिर्फ मैंने आपको रंग करवाने के लिए कहा था, किंतु उस नाव की समस्या को देखकर या फिर कोई यात्री उसमें बैठने के बाद कोई हानि न पहुंचे, यह समझकर सोचकर जो आपने काम किया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। यह कहकर उसने खुशी से 5000 रुपये देता है। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो इस काम के लिए ये अलग पैसे लेते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब आप ये पैसे रख लो, ये आप ही का मेहनत का फल है। अगर तुम इस छेद को नहीं भरते, मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वह सुरक्षित है, इसलिए ये पैसे तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी के हैं। जमींदार की बातें सुनकर पेंटर बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर उनसे धन्यवाद कहकर वहां से लौट गया। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हम लोग कोई भी काम हमें पूरी लगन और ईमानदारी से करना है। अभी इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है और जब नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। पेंटर का नाम भी कुछ अलग आप लोग सोच सकते हैं और शीर्षक का नाम भी आपको सोचना है। आपको यह कहानी तो अच्छी लगी होगी ना बच्चों? तो अभी आपको इस कहानी में संज्ञा शब्द कौन से है और मुहावरे कौन से हैं, यह आपको लिखकर रखना है।
जब नेक्स्ट पीरियड होगा उस वक्त हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।